हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 जल। इससे पहले हम अध्याय 15 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जल। आप रोज़ सवेरे उठते हैं, तब विद्यालय जाने के लिए पहले आप क्या क्या करते हैं? उठने के बाद आप शौच करते हैं, मुंह धोते हैं, दांत की सफाई करते हैं, नहाते हैं तथा भोजन या नाश्ता करने के लिए या करने के बाद विद्यालय जाते हैं। इस तरह की दैनिक क्रिया में जल का उपयोग अवश्य होता है। जब आपको प्यास लगती है तो जल पीते हैं। जब आपकी माँ या घर के लोग नाश्ता एवं भोजन तैयार करते हैं तब आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय सब्जी को धोने में, चावल को पकाने में, आटा को गूंथने में और अन्य पकवान की तैयारी करने में जल का उपयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त घर में परिवार के लोग क्या क्या कार्य करते हैं जिसमें जल की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं रहे तो आप क्या ये सभी क्रियाकलाप कर पाएंगे? कभी लंबे समय तक जल उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा? क्या जल के बिना हम सभी जीवित रह सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी क्रियाकलापों के लिए एक व्यक्ति की कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो क्रियाकलाप 1 करेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा हमारे शब्दों को ध्यान से सुनने के लिए। प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं में जल की कितनी मात्रा का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है? इसके लिए उपयोग किए जाने वाले या किसी अन्य बर्तन में उपयोग किए जाने वाले मग या किसी अन्य बर्तन में जल भरकर तौलकर किलोग्राम में, या यदि लीटर के बर्तन मौजूद हो तो उसे जल से भरकर लीटर में मात्रा ज्ञात कर लीजिए। इसे इकाई मानकर एक बाल्टी में या लीटर से जल भरकर बाल्टी में भरें। जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको अब ये ज्ञात हो चुके हैं कि मग या बाल्टी में कितनी मात्रा में जल है। यह मापन इसलिए किया जाता है कि आप दैनिक क्रिया में जल का उपयोग मग से या बाल्टी से करते हैं। यदि दी गई तालिका में सुबह से रात के सोते तक किए जाने वाले दैनिक क्रियाओं में जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो तालिका में दैनिक क्रिया अन्य क्रियाकलाप है उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा। जैसे पीने में हम कितने मग या बाल्टी का प्रयोग करते हैं, ब्रश करने में कितने मग का प्रयोग, शौचालय में कितने मग या बाल्टी या जल का उपयोग, नहाने में कितने जल का उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने में और अन्य कार्यों में कितना प्रयोग करते हैं जल का। अब ये ज्ञात करना आसान हो गया है कि आपके घर के द्वारा कितने जल का उपयोग किया जाता है। इसी आधार पर परिवार के अन्य लोग भी लगभग इतने ही जल का उपयोग करते होंगे। परिवार में जितने लोग होंगे जल की उतनी ही ज़्यादा मात्रा खर्च होगी। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार एक महीने तथा वर्ष में आपके परिवार के द्वारा कितनी मात्रा में जल उपयोग करते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। यदि आपने घर या शहर की जनसंख्या मालूम हो तो इस आधार पर जल का कितना उपयोग होता है इसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या जल के उपयोग दी गई तालिका के क्रियाकलाप तक ही सीमित है? इसके अलावा जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी एक सूची बनाकर जल के व्यय का अनुमान लगा सकते हैं या लगाइए। क्या आप दांत की सफाई के समय नल खुला रखते हैं या नल को खुला छोड़ देते हैं?
क्या आप इस दैनिक क्रिया के या दैनिक कार्य के लिए कुएं से 1 बाल्टी जल का उपयोग करते हैं? यदि मग का उपयोग किया जाए तो कम जल खर्च होगा, और यदि सभी लोग इस तरह जल का व्यवहार करें तो गांव या शहर में पानी के व्यय को कितना कम किया जा सकता है? इस संबंध में आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि जहाँ जल की कमी रहती होगी वहाँ के लोग जल का किस तरह उपयोग करते होंगे। जल के स्रोत, आप कुएं या कुआं नल तथा से भली भांति परिचित होंगे। आप कुआं नल से भली भांति परिचित होंगे। इसके अलावा जल के मुख्य स्रोत जैसे नदियां, झरने, तालाब, झील इत्यादि है, पर ये नल से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि घर में नल का पाइप लगा होता है। यह पाइप कहाँ तक फैला है, इसका पता लगाना जरूरी होगा। घर से निकालकर ये पाइप जमीन के अंदर से होते हुए मुख्य जल स्रोत से जैसे झील, नदी या किसी कुएं या जल मीनार तक जाता है। इसी जल स्रोत के जल का विद्युत मोटर खींचकर आपके घर तक पहुंचा देता है। बहुत जगहों में जमीन में बोरिंग किया जाता है। विद्युत मोटर जमीन के नीचे स्थित हैं। जल को उठा करके आपके नल की टोटी तक पहुंचा देती है। आपने कई छतों पर टंकी देखी होगी। सबसे पहले आप टंकी में जल भरता है, तब जल ऊपर से नीचे पाइप के माध्यम से घर के सभी हिस्से में लगे नलों में आता है। इस तरह की व्यवस्था हमें शहरी क्षेत्र में मिलती है। गांव में हम सभी कुओं तथा चापानली से जल प्राप्त करते हैं। आपने कहीं बोरिंग से जल निकलते देखा होगा। जल के स्रोत के साथ नल या भापनल तथा बोरिंग एवं टंकी, तालाब, नदी, झील, पोखर, झरने इत्यादि जल के स्रोत हैं जहां से हमें जल प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि इन जल स्रोतों से जल कैसे भरता है तथा ये जल कहाँ से आता है? आपने समुद्र तथा महासागर का नाम सुना होगा। अब इसके लिए मानचित्र का अवलोकन करें या कीजिए। आपको ये पता लगेगा कि पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा समुद्र तथा महासागरों से घिरा है तथा पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा है। जल की इतनी विशाल राशि के बावजूद जल का कम से कम उचित उपयोग करने की बातें क्यों करते हैं? क्या आप तथा जल को मिलाकर के आप नमक तथा जल को मिलाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं? समुद्र तथा महासागर के जल काफी नमकीन एवं खारा होता है। समुद्र तथा महासागर के विशाल जल राशि का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता तथा इसका उपयोग कई दैनिक क्रियाकलापों में करना संभव नहीं है। आपने ये गीत जरूर सुना होगा। सागर कितना मेरे पास, मेरे जीवन में फिर भी प्यारा है। सागर कितना मेरे पारा है, मेरे जीवन में भी प्यारा है। समुद्र और महासागर के जल का प्रत्यक्ष प्रतियोगिताओं नहीं है, लेकिन विशाल जल समुद्र और महासागर का जल ही उन तालाब अथवा झीलें, नदियों, कुओं को भरता है जिसका पानी खारा नहीं होता। समुद्र तथा महासागर से जल इन स्रोतों में कैसे आता है? जल इन स्रोतों में आने के बाद खारा क्यों नहीं लगता? इसे समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं तथा सोच सकते हैं? पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा
पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा 9 खारा जल है। स्वच्छ एवं मीठा जल 2.5% है। मानव एवं जीव जंतु के लिए पीने के लिए पानी की उपलब्धता 0.003% ही है। 99.95% या 98.58% जो मात्रा है वो जल की मात्रा है। एक थाली में थोड़ा जल रखिए, कुछ घंटों तक इसे धूप में छोड़ दीजिए। अवलोकन करने पर पता चलेगा कि थाली में जल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, जरा सोचिए। आपने हमेशा देखा होगा कि फर्श को जल से पोंछने के बाद जल सूख जाता है और भीगे हुए कपड़े को फैलाने पर सूख जाता है। किसी गीले जगह कपड़े तथा जमीन को सूखने में धूप तथा शुष्क हवा बहुत जरूरी है। अब इसे समझने के लिए जल को सूखने के लिए धूप तथा हवा जरूरी है। एक थाली में थोड़ा थोड़ा जल भरकर धूप में एवं खुली हवा में तथा छाया में रखकर यह तुलना कीजिए कि किस थाली का जल सबसे जल्दी सूखता है। ये जल कैसे सूखता है, इसको जानने के लिए एक प्रयोग करें। एक केतली में पानी भरकर ढक्कन से ढक दीजिए तथा उसे चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि केतली को टोटी से भाप निकल रहा है तथा ऊपर की ओर भी जा रहा है। अब आप एक प्लेट के चिमटे से पकड़कर टोटी के पारा ला करके रखिए। आप देखेंगे कि भाप प्लेट पर आते ही जल के छोटे छोटे बूंद में जमा होकर के प्लेट से नीचे गिरने लगता है। जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर के जल भाप में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं तथा वाष्प पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है। इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। यदि आप केतली में थोड़ा नमक डालकर चखें तो आपको नमकीन या खारा लगता है। इसे गर्म करने पर निकलने वाले वाष्प जो प्लेट पर जल कणिका एवं बूंद के रूप में बचा होता है को चखें। क्या ये भी जल खारा है? नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, समुद्र और महासागर की विशाल जल राशि का वाष्पन होने से बदल के कितना बड़ा आकर होगा, इसके बारे में अब सोच सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर वाष्प के इकट्ठा होने से ये जल के छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर बादल का रूप ले लेता है। काफ़ी ऊंचाई पर बादल में जल की छोटी छोटी बूंदें हैं और तैरते रहते हैं और ये जल कणिकाएं आपस में मिलकर बड़े आकार के जल बूंद बनाती हैं। ये जल बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि जमीन पर गिरने लगती हैं। प्रकृति में इस प्रकार के जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और वर्षा के रूप में जमीन पर आना ही जल चक्र कहलाता है। तो जल चक्र क्या है? प्रकृति में इस प्रकार के जल से वाष्प बनना और वाष्प से फिर बादल बनना फिर वर्षा के रूप में जल जमीन पर आना ही जल चक्र कहलाता है। और यह क्रिया बार बार होती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। इस गिरती हुई जल बूंदों को वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये जल कुछ बादल में तैरते रहते हैं तथा ज़्यादा ठंडे होकर के छोटे छोटे बर्फ के गोले बनाते हैं। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये वर्षा की बूंदों के साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। बर्फ के इन टुकड़ों को ओला कहा जाता है।
इन जलाशयों तथा महासागरों के अलावा पेड़ पौधे के पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है। पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पता लगाइए कि पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है। जल चक्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारिश होती है, बारिश समुद्री या तालाबों में जाता है, तालाब फिर वाष्पन होकर के फिर क्या होता है, बादल में चले जाते हैं और यह क्रिया लगातार होती रहती है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्या आपने वर्षा के जल को चखा है? चखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें कोई खारापन नहीं है। वाष्पन एवं संघनन की क्रियाओं में आपने देखा कि नमकीन जल के वाष्पन के बाद प्लेट पर जमे जल बूंदों में जरा भी खारापन नहीं रहता। क्या इस तरह के अनुमान से समुद्र तथा महासागरों के जल का वाष्पन तथा संघनन के पश्चात वर्षा की बूंदों के साथ क्या अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? जब वर्षा होती है तो वर्षा जलधारा के रूप में बहकर कहाँ कहाँ जाता है, इसकी एक सूची बनाइए। भूमिगत जल। आपने देखा कि कुआं, बोरिंग में जल कहाँ से आता है? ये जल पर्याप्त मात्रा में भूमि के नीचे एक सतह पर पाया जाता है। भूमि के अंदर मिलने वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है। भूमि के अंदर ये जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है तथा कुछ वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायु में वापस चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता चला जाता है। भूमि के अंदर जल रिस रिस कर जमा होता रहता है, जो मुनि के अंदर विशाल जल राशि के निर्माण में विशाल जल राशि का निर्माण कर देता है। यही जल कुआं से चापानल तथा बोरिंग से होते हुए घर के नलों में आता है। ये जल मुख्य रूप से पेयजल होता है तथा इस जल की मात्रा भूमि के अंदर सीमित है। यदि हम इस जल का अत्यधिक व्यवहार करें तो क्या होगा? यदि वर्षा कम हो तो क्या होगा? आप अनुमान लगाइए। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होने से नदियों, झीलों, तालाबों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। ये खेतों, कुओं, गांवों को जलमग्न कर देता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर तथा मानव जीवन की काफ़ी क्षति होती है। क्या आप जानते हैं कि केवल अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण है? अधिक वर्षा या अधिक गर्मी पड़ने पर ऊंचे पर्वतों पर जो बर्फ, जिसको हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, इसके पिघलने से भी नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है और इस कारण भी बाढ़ आ सकती है। यदि काफ़ी समय वर्षा ना हो तो क्या होगा? कभी कभी वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन की सामान्य प्रक्रिया के बावजूद हम महासागरों के ऊपर बने बादलों को जिस स्थान पर आकर बरसना चाहिए वहां हवा के विपरीत दिशा के चलने के कारण वर्षा नहीं होती। वर्षा
के नहीं होने से उस क्षेत्र में सभी जलाशय सूख जाते हैं। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि जल को वर्षा के द्वारा वाष्पित नहीं लाया जा रहा है, इसीलिए जमीन तथा मिट्टी सूख जाती है। वर्षा न होने के कारण भूमि के अंदर जल के रिसाव नहीं हो पाते हैं। भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला जाता है। वर्षा न होने की स्थिति में कुओं का जल सूखने और चापानल के जल का न होने या नहीं आने तथा कभी कभी नल के टोंटी से पानी नहीं आने का क्या कारण है? वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारों समाप्त हो जाते हैं या होने लगता है। सूखे के कारण भूखमरी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ एवं सूखा। जल चक्र में हमने देखा कि पृथ्वी पर जल का संचरण होता है। वर्षा ऋतु में धरती पर सभी जल स्रोत पहले भरते हैं। अधिक वर्षा से नदियों के द्वारा जल समुद्र की ओर बढ़ता है, लेकिन यदि नदियों को बांध दिया जाए तो नदियों के जल क्षेत्र में जल जमाव होने लगेगा। अगर जल का जमाव 1-2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे खेत खलिहान, घर, सड़क, पुलिया जल में डूब जाते हैं। यही स्थिति बाढ़ कहलाती है। किसी खास क्षेत्र में अतिवृष्टि बाढ़ का प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है वर्षा जल के प्रवाह को अप्राकृतिक रूप से रोकना या बांध देना। हमारे राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय का तराई क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र की नदियां वर्षा के मौसम में जल के साथ भूस्खलन की मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू लेकर वेग से समतल मैदानी क्षेत्र में उतरती हैं तथा गंगा या अन्य नदियों के द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती हैं, पर रास्ते में हमने नदियों को बांधने का कार्य किया है। अतः नदियों की धार मुड़ करके नए नए क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। दक्षिण बिहार में नदियों का वैसा संजाल नहीं है तथा वर्षा का परिमाण भी कम है। अतः कभी कभी दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में तथा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। अतः हमें वैज्ञानिक जल प्रबंधन करने की जरूरत है और जहां जल की मात्रा ज़्यादा है वहां से सूखे क्षेत्र में जल पहुंचाने की जरूरत है। वर्षा के जल का संग्रहण। यदि वर्षा न हो तो वर्षा के जल के अभाव में खेत सूख जाता है। वर्षा के जल का फसल उत्पादन के लिए वरदान है। वर्षा के जल को एकत्रित कर इसका उपयोग गांव में किस कार्य के लिए किया जा सकता है? इसके लिए वर्षा के जल को संग्रहित कैसे करें? वर्षा के जल का उपयोग हम कपड़ा धोने में क्यों करते हैं, पता करें। वर्षा के जल के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। हम सामान्य रूप से पीने में भूमिगत जल का व्यवहार इसलिए करते हैं कि वर्षा का जल भूमि में रिसते समय छन कर स्वच्छ हो जाता है। साथ ही कुछ लवण इसमें घुल जाते हैं तथा ये लवण शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। गिरते हुए वर्षा का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? वर्षा के जल को एकत्रित कर और उसका भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना चाहिए। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय के द्वारा जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। गांव में प्रायः घर मिट्टी, कच्चे घड़े या कच्चे घड़ों पर बना होता है। गांव में प्रायः घर मिट्टी, कच्चे घड़ों पर बना होता है तथा उस पर खपरेल के
झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होता है तो वर्षा को पानी के छत के छानी अथवा ओटी से गिरता रहता है। ओटी को कहीं कहीं आहार भी कहते हैं। इसे ओटी के नीचे आकर के एक लंबा बेलनाकार टीन का छानी लगाने से वर्षा के जल को छानी से बहाकर जमीन के गड्ढों के जल को एकत्रित किया जा सकता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से इस तरह की छानी लगा करके एक विशाल गड्ढा खोदकर जल के संग्रहण कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। आप गांव में जल संग्रहण के लिए मॉडल तैयार कर जल संरक्षण के उपाय बताने का प्रयास कीजिए। जल संरक्षित कर उसका उपयोग खेत खलिहानों तथा अन्य कार्य में कैसे करें। शहरों के अधिकतर पक्के मकान होते हैं, कहीं कहीं खपरेल छत वाले मकान भी होते हैं। पक्के मकान के छत पर एकत्रित वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टैंक में पहुंचाया जा सकता है। तो हमने क्या सीखा कि जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनती हैं जो बादल के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी छोटी जल के कणकाएं मिलकर जल बूंदें बनाती हैं तथा वर्षा हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा के द्वारा झीलों, तालाबों, कुओं, मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति होती है। महासागरों तथा जलीय भागों में जल से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल का पुनः धरती पर लौटना जलचक्र कहलाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर आप दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।